दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। ये वीडियो विशेष रूप से यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के नागरिक शास्त्र विषय के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हमने केवल उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए जो राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित की जाती हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम किस एक्ट के द्वारा दिया गया था, आपको बताना है। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। इसके अलावा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट या कभी कभी इसको हिंदी में भी नियामक जो है अधिनियम कह देता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम के द्वारा 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। अगला है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया और इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए था। दोस्तों पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसके अलावा बम्बई और मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया और विधिक परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की विधिक परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य को भी शामिल किया गया। अगला है दोस्तों देखिए भारत शासन अधिनियम 1858। इसके द्वारा भारत का जो है शासन कंपनी के अंतर्गत या कंपनी से हटाकर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम रहा ये इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के हाथों में सौंप दिया गया। और इसके अलावा इसी अधिनियम के द्वारा 15 सदस्यों की एक भारत परिषद का सृजन किया गया था जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए जाते थे। और भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई। दोस्तों जो भारत शासन अधिनियम 1858 था इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो भारत का शासन कंपनी से हटाकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना था। तो 1858 के अधिनियम के तहत
लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना था। दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है ये भारत के संवैधानिक विकास में 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। दोस्तों, 1909 के अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो जान लीजिए, 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। दोस्तों, इस अधिनियम ने एक प्रकार से सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। अगला है दोस्तों, देखिए कि 1919 का जो अधिनियम है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है और इसमें पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। इसमें केंद्र में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई थी और दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन भी किया गया था। और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जनक याद कर लीजिए लियोनस कार्टियस थे। और दोस्तों, ये जो अधिनियम था 1919 का, बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसमें पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया था। दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिला था। अगला है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण भारत शासन अधिनियम 1935। इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। तो 1935 का अधिनियम बहुत बड़ा था। इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना इस अधिनियम के द्वारा की गई थी। दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है कि भारतीय संविधान सभा का गठन प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारतीय संविधान सभा, जिसने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया था, उसका गठन प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा किया गया था। दोस्तों, कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कई बार पूछता है कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को चुना गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया था। और दोस्तों, भारत के संविधान को 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन को यानी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारत का संविधान जो है संविधान सभा के 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। देखिए, भारतीय संविधान निर्माण के लिए दोस्तों बी.एन. राव भारतीय संविधान निर्माण के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को नियुक्त किया गया था दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के संबंध में ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है दोस्तों। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रेनविल ऑस्टिन का कहना है, संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के संबंध में एक विचारक हैं। इनका कहना है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के संबंध में ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत। अगला है दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतरिम सरकार का गठन तो कैबिनेट मिशन जो है योजना उसके प्रस्ताव पर जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित किया गया था 2 सितंबर 1946 को गठित किया गया था और इसमें वायसराय जो थे कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे और विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल के प्रमुख थे। दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी या ड्राफ्ट कमेटी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में अंबेडकर सहित कुल कितने सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे। या ऐसे भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़कर कुल कितने सदस्य थे। दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना जो है भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विवरण है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 का बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें मौलिक कर्तव्यों का जो है वर्णन दिया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से, भाग 3 मौलिक अधिकारों से, भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से और 4 का मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। दोस्तों भाग 9 में जो है पंचायतों से संबंधित प्रावधान है, यानी भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतें, 9 में नगरपालिकाएं, 15वें भाग में निर्वाचन से संबंधित, भाग 18 में आपात उपबंध और भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान वर्णित है। तो संविधान के कभी कभी भागों से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण भाग हैं संविधान के, उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा कर दिया। दोस्तों इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसमें कभी कभी ये पूछता है कि विधि के समक्ष समता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता ये एक मूल अधिकार है। दोस्तों ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान करेगा। ये संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित है। और मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 51 क में की गई है। दोस्तों 51 क जो है ये भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। अब आइए देखते हैं कुछ प्रमुख अनुसूचियों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में आप जानते हैं कि अनुसूचियों की संख्या 12 है। पहली अनुसूची संघ या भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से संबंधित है। दूसरी अनुसूची संघ के पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते से। 7वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। दोस्तों भारतीय संघ की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। और इसके अलावा देखिए 8 अनुसूचियां जो थीं हमारे मूल संविधान में, लेकिन 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची में दोस्तों 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। और इसमें ये माना जाता था कि जो है इस अनुसूची में जो शामिल विषय हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन वर्तमान में दोस्तों इसमें ये मान्यता हो गई है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन उच्चतम न्यायालय में अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि यदि 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसको
जो है उच्चतम न्यायालय उन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची दोस्तों, 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है और भारतीय संविधान में इसका प्रावधान 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों 11वीं अनुसूची जो है इसमें पंचायतों के अधिकार या पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए कार्य, दायित्व और अधिकारों से संबंधित विषयों को जोड़ा गया है और इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 या फिर 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 कहा जाता है, लेकिन ये जो है 1993 में प्रवृत्त हुआ था। दोस्तों 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। इसके अलावा जो 12वीं अनुसूची है इसमें नगर पालिकाओं के अधिकार और कार्य हैं और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें नगर पालिकाओं या दोस्तों इस अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय। तो देखिए जो है ग्राम पंचायतों के कार्य के लिए 29 विषय 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में और 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन की निकायों के लिए 18 विषय जो है शामिल किए गए हैं। दोस्तों देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और इसके अलावा भारतीय संविधान निर्माताओं के मत और भावनाएं इसको भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रतिबिंबित होती है और इसीलिए दोस्तों जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को हमारे संविधान निर्माताओं के जो है विचारों की कुंजी भी कहा जाता है। दोस्तों एक जो प्रश्न है इसको मैं स्टार करूंगा, ये प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, याद कर लीजिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया और इसमें 3 नए शब्द, याद कर लीजिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। ये शब्द यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए। दोस्तों उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है, ये कथन के.एम. मुंशी का है। प्रस्तावना को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ऐसे सामान्य रूप में अगर जो पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, आप जानते हैं। लेकिन यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पूछा जाए या कहा जाए तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। दोस्तों एक विचारक हैं के.सी. वियर। के.सी. वियर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है और ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। इसके अलावा एक प्रश्न और है दोस्तों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है कि कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद यानी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन कहा जाता है। दोस्तों भारत एक गणतंत्र है यानी रिपब्लिक है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र का प्रधान जो होता है दोस्तों वो वंशानुगत नहीं बल्कि उसका निर्वाचन होता है। ये प्रश्न भी इसी तरह से पूछा जाता है। एक प्रश्न और बन सकता है, वर्तमान में भारतीय संघ में कुल कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं? तो देखिए वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। यूनियन ऑफ स्टेट शब्दावली का प्रयोग किया गया है। दोस्तों एक प्रश्न और है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था 1953 में। तो भाषाई आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था।
एक और प्रश्न पूछता है दोस्तों, राज्यों के गठन, सीमा परिवर्तन और किसी नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल करने की शक्ति किसको है? तो ये भारत की संसद को है। एक प्रश्न ये देखिए बार बार पूछा जाता है, 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। देखिए 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा दोस्तों सिक्किम को भारत का सह राज्य या संयुक्त राज्य, और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा दिया गया था। अगला है कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान कहाँ पर हैं? तो भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है ये भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। देखिए दोस्तों एक प्रश्न और बन सकता है करंट में, नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ है। तो ये प्रश्न करंट अफेयर्स का है राज्य व्यवस्था में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ है। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी संख्या कितनी है? तो ये संख्या 7 है, लेकिन मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। दोस्तों वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। और देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। दोस्तों एक प्रश्न और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा को मूल अधिकार जो है बना दिया गया है। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार जो है बनाया गया है। देखिए एक प्रश्न आता है कि दोस्तों मूल अधिकारों का संरक्षक और संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक और संविधान का अभिभावक है। इसके अलावा एक प्रश्न और आता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 39 का, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की बात की गई है? तो ये है अनुच्छेद 50। और अनुच्छेद 51 दोस्तों, अनुच्छेद 51 में वर्णित है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। एक प्रश्न और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए संविधान में मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क में जो है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क में शामिल किया गया है। दोस्तों मूल संविधान में जो मूल कर्तव्य थे या मौलिक कर्तव्य थे ये 10 मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे, लेकिन देखिए 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधानों को देखते हैं। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति जो होता है ये देश का प्रथम नागरिक होता है और भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53 में वर्णित है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के में वर्णित है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित व्यवस्था है, तो देखिए
भारत का जो राष्ट्रपति होता है संवैधानिक प्रधान होता है, देश का संवैधानिक प्रधान होता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा, संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है दोस्तों, उसमें कौन लोग शामिल होते हैं? तो संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। यहाँ पर क्लियरिफिकेशन देखिए कि राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो ये है 5 लाख रुपए प्रति माह। अगला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 61 में वर्णित है। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 123 में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 123। तो इसमें ये वर्णन है कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो देखिए, ये प्रश्न आप याद कर लीजिएगा कि जो है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 123 में है। दोस्तों, राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है ये अनुच्छेद 72 में वर्णित है। और देखिए, 17वें जो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, जो कि ये संविधान संशोधन 1 जून 1995 से प्रभावी हुआ था, इसके द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी, देखिए दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की व्यवस्था कर ली गई है। दोस्तों, अनुच्छेद 63 में ये वर्णित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और दोस्तों, संविधान में जो उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अनुच्छेद 64 में क्या वर्णित है? दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट जो होगा ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए इसे मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे होता है। एक प्रश्न और आता है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, राष्ट्रपति होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने के लिए तभी पात्र है जब वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और यही योग्यता उपराष्ट्रपति के लिए भी है आयु संबंधी, कि वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य होगा जब वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दोस्तों, यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान क्या है कि उसे राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसको राज्यसभा के तत्कालीन और समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो और जिसे लोकसभा सहमत हो। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि उपराष्ट्रपति जो है अपना पद त्याग कैसे कर सकता है? तो वो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग सकता है। दोस्तों, अब आइए देखते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधानों को। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में जो है सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह और जो है सहयोग देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये संविधान के अनुच्छेद 74(1) में वर्णित है। दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ये संविधान के अनुच्छेद 75(1) में वर्णित है।
सामूहिक उत्तरदायित्व तो दोस्तों मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अनुच्छेद 75(3) में वर्णित है। तो इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री जो होता है हमारा, वो लोकसभा का नेता होता है। वो राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श भी देता है, और प्रधानमंत्री जो है सरकार की नीतियों का घोषणा करता है। महान्यायवादी के संबंध में आइए जानते हैं दोस्तों। महान्यायवादी तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। महान्यायवादी देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कई बार ये प्रश्न मिलान करने के लिए भी पूछा जाता है कि महान्यायवादी से संबंधित जो है प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। दोस्तों भारत का जो महान्यायवादी होता है वो न तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिपरिषद का, मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वो किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, लेकिन उसको मत देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है आप जानते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण पदाधिकारी है वो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। इसके बारे में जो उपबंध ये भी मिलान में पूछा जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको CAG शार्ट में कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 148 के तहत। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पदावधि पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वो अवकाश ग्रहण कर लेगा। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में एक प्रावधान और है कि सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन वो कोई पद धारण नहीं कर सकता है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है दोस्तों। अब देखिए राज्य सरकार, दोस्तों जैसे महान्यायवादी देश का प्रथम विधि अधिकारी है, उसी तरह राज्य सरकारों के संबंध में राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। दोस्तों भारतीय संसद कैसे बनी है या भारतीय संसद का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो संसद का निर्माण जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। तो भारतीय संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। दोस्तों लोकसभा की बैठकों में देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि लोकसभा की बैठकों में यानी एक सत्र की अंतिम और आगामी सत्र की प्रथम बैठक में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोकसभा की बैठकें वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य ही होनी चाहिए। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। लोकसभा जो है संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। इसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है जिसको लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कहा जाता है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि लोकसभा की बैठकें एक वर्ष में कम से कम कितनी बार हो जानी चाहिए। तो 2 बार कम से कम होनी ही चाहिए एक वर्ष में। दोस्तों संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है और इसकी अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। एक प्रश्न और आता है अनुच्छेद से संबंधित कि राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये है अनुच्छेद 80। दोस्तों अनुच्छेद 80 में राज्यसभा या भारतीय संसद के उच्च सदन के संरचना के संबंध में विवरण है। दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष जो है योग्यता रखते हैं। तो देखिए 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले लोगों को जो है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। एक प्रश्न ये बनता है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो दोस्तों राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष आप जानते हैं।
दोस्तों राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है और इसका विघटन नहीं होता है। अस्थाई सदन का मतलब यही है कि राज्यसभा अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष होता है। तो देखिए राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है, यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये एक अस्थाई सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। और ये प्रश्न देखिए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे है अनुच्छेद 312। दोस्तों अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त हैं। दोस्तों चौथी अनुसूची जो है भारतीय संविधान की, इसमें राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है। हमने पहली दूसरी अनुसूची के बारे में जान लिया था। दोस्तों भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सीटों का आवंटन है। एक प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इसको कौन बुलाता है या कौन आहूत करता है? तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है इसको राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, जबकि इसकी अध्यक्षता, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा की जाती है। दोस्तों हमने पहले चर्चा की है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें कौन कौन लोग सदस्य होते हैं। तो आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल होता है इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो हैं इसका निर्वाचन करते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। महत्वपूर्ण समितियों से संबंधित कई बार प्रश्न पूछता है। देखिए इसमें लोक लेखा समिति, दोस्तों लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति ये सबसे बड़ी समिति है दोस्तों, इसमें 30 सदस्य होते हैं जो कि सभी लोकसभा के लिए जाते हैं और प्राक्कलन समिति का कार्यकाल भी 1 वर्ष होता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकता है आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है पूछता है कि कब से लागू है। तो 12/10/2005 यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। सूचना का अधिकार दोस्तों एक विधिक अधिकार है। एक है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010। दोस्तों राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा देश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है आपको बतानी है, ये प्रश्न भी पूछेगा। तो देखिए ये प्रश्न, इसमें सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कुल 34 है, जिसमें 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एक तरह से करंट अफेयर्स का भी आपका प्रश्न हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में, ये कई बार पूछा गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं
उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और देखिए कभी कभी ये पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक अभिलेख न्यायालय है। और एक देखिए संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत का आधार जो है, इसका स्रोत क्या है? संविधान का जो आधारभूत ढांचा है या बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत संविधान में हमारे अपनाया गया है, इसकी उत्पत्ति या इस सिद्धांत मौलिक ढांचे के सिद्धांत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो दोस्तों ये संविधान द्वारा न्यायिक व्याख्या के द्वारा भारत के संविधान में फंडामेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत जो है ये उत्पन्न हुआ है। दोस्तों प्रश्न ये है कि संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में किया था? तो ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय पीठ ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में आधारभूत ढांचे या मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों एक प्रश्न ये आता है तदर्थ न्यायाधीश या एडहाक जो जज हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आपको देता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। तो सही उत्तर क्या होगा कि भारत के संविधान में जो तदर्थ न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, अन्य न्यायालयों में नहीं। जनहित याचिका से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है, देखिए जनहित याचिका से संबंधित न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्ण अय्यर। दोस्तों पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्ण अय्यर ये जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से संबंधित हैं। और एक प्रश्न आता है कि जब जनहित याचिका को पहली बार स्वीकार किया गया था तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय भारत के न्यायाधीश पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्ण अय्यर नहीं बल्कि वाई.वी. चंद्रचूड़ थे। अब आइए देखते हैं राज्य की कार्यपालिकाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों उनके बारे में। देखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। जो हमारी राज्य की इकाई है या राज्य की संरचना है, तो भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है और राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। दोस्तों प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, अनुच्छेद 154 में वर्णित है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 155 में वर्णित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। राज्य के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री की सलाह पर उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है और उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 164 के द्वारा। और राज्यपाल दोस्तों राज्यपाल का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। एक प्रश्न और है कि राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को नामित करता है? तो राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करता है राज्यपाल। अगला है दोस्तों विधान परिषद के सृजन या उत्साधन का उपबंध संविधान में कहाँ किया गया है? दोस्तों आप समझ लीजिए कि सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। कुछ राज्यों में जो है केवल कुछ ही राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ये प्रश्न हम इसलिए बता रहे हैं कि दोस्तों विधान परिषद के सृजन या उत्साधन का उपबंध संविधान के अनुच्छेद 169 में है और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है और इसकी स्थापना या इसका गठन कैसे होता है? तो यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों की पूर्ण बहुमत या उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है या उसको समाप्त कर सकती है। देखिए विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा
25 वर्ष है। और दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और संविधान के द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये अनुच्छेद 214 में वर्णित है। लेकिन संसद विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। दोस्तों देखा जाए तो प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों अब आइए देखते हैं संविधान के जो हमारे केंद्र राज्य संबंधी उपबंध हैं इसके या केंद्र राज्य संबंधी जो हमारे केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित उपबंध हैं। दोस्तों भारत में जो केंद्र राज्य संबंध है वो संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के मध्य क्या क्या है? विधायी संबंध, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। लेकिन न्यायपालिका जो है इसको विभाजन नहीं किया गया है, यानी एकीकृत न्यायपालिका है और इसको विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। दोस्तों भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे के संबंध में 3 सूचियां दी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची ऐसे विषयों पर जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है, इसमें 100 विषय शामिल हैं। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, इसमें 61 विषय शामिल हैं। और समवर्ती सूची इसमें शामिल विषयों पे संसद और राज्य विधान परिषद दोनों ही, राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकती हैं और इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं। तो देखिए दोस्तों जो केंद्र राज्य संबंधों में अनुच्छेद 249 ये राज्य सूची के विषय पर संसद की विधि बनाने की शक्ति का वर्णन इसमें किया गया है। अनुच्छेद 256 से 263 में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का विवरण है, ये संविधान का भाग 11 है। और संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 281 तक वित्तीय संबंधों का जो है वर्णन किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान में जो केंद्र राज्य संबंध हैं उनके संबंध में। दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित जो समितियां हैं उन समितियों में मुख्य रूप से देखिए प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार कमेटी, भगवान सहाय समिति और सरकारिया आयोग है महत्वपूर्ण। तो देखिए केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों सरकारिया आयोग 1983 में गठित किया गया था, जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में। ये V. शिवरामन और M.R. सेन आयोग के 2 अन्य सदस्य थे और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 1988 में प्रस्तुत की थी। एक पुंछी आयोग है, मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था। दोस्तों ये भी केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों आपात उपबंध जो है हमारे भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध किए गए हैं। तो संविधान में जो है 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था तो याद कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। 352, 356 और 360 ये भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। दोस्तों राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 में वर्णित है, इसकी घोषणा जो है किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो क्या क्या आधार होते हैं? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। देखिए युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। दोस्तों मूल संविधान में अनुच्छेद 352 में क्या था? आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन
के द्वारा जो है अनुच्छेद 352 में जो आंतरिक अशांति शब्द है इसको समाप्त करके उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द ला दिया गया है। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह यानी राष्ट्रपति जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। और एक प्रश्न यहाँ पर यह भी आता है दोस्तों, किस जो है आपात का प्रयोग अभी भी भारत में नहीं किया गया है? तो वित्तीय आपात आप जानते हैं अनुच्छेद 360। ये दोस्तों वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक या अब कभी भी नहीं की गई है ये भारत में। तो भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। वित्त आयोग दोस्तों, वित्त आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और वित्त आयोग के गठन का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं और जो है वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं और ये 5 वर्ष के लिए जो है ये अपनी संस्तुतियाँ देते हैं। दोस्तों, केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा होता है वो वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की संस्तुतियों या सिफारिश के आधार पर होता है। एक महत्वपूर्ण संस्था है देखिए नीति आयोग। नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को स्थापित की गई थी। इसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति कहा जाता है। दोस्तों, इसके पदेन अध्यक्ष जो हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है दोस्तों निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान या निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा की गई है। ये भी मिलान के लिए बहुत बार पूछा जाता है। और एक प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दोस्तों मत देने की न्यूनतम आयु सीमा को 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया है? तो याद कर लीजिए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु सीमा जो है इसको 21 से 28 वर्ष किया गया है और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों, संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो याद कर लीजिए डेट 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को भारत में जो निर्वाचन आयोग है इसको गठित किया गया था और ये एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, ये भी प्रश्न आता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अगला है दोस्तों दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में गठित हुई थी। ये लोकसभा चुनाव में सरकारी निधियन या सरकारी खर्च से संबंधित है। अब आइए देखते हैं संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान को संशोधन की शक्ति जो है प्रदान करता है। संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 वर्णन है जिसके तहत संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों जो संविधान में हमारे संशोधन हैं वो 3 प्रकार से किए जा सकते हैं। एक तो साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा और तीसरा प्रकार है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुमोदन से। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है भारतीय संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है।
अब आइए देखते हैं दोस्तों 69वें संविधान संशोधन। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी इसकी संभावना है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का दर्जा दिया गया है। और अभी तक भारतीय संविधान में संशोधनों की बात की जाए तो कुल 104 संशोधन फाइनल हो चुके हैं। अंतिम जो 104वां संशोधन अधिनियम है 2019, इसके द्वारा अनुच्छेद 334 में परिवर्तन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष तक और आगे बढ़ा दिया गया है। और जो संसद में आंग्ल भारतीय जो समुदाय के 2 सदस्यों के मनोनयन की बात थी, उसको इस संविधान संशोधन के द्वारा अब उनके मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों अब आइए देखते हैं पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण जो कुछ प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से बन सकते हैं। दोस्तों पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और पंचायती राज ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 अड़ तक दोस्तों जो है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, लेकिन दोस्तों ये अधिनियम जो है 1993 में प्रवृत्त हुआ था। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 क से अड़ तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। दोस्तों पंचायती राज में दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा है इसका वर्णन किया गया है, व्यवस्था की गई है। और देखिए पंचायतों का जो कार्यकाल है 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायतें भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन की बात की गई है। और दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के बाद अगर जो देखा जाए तो पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है पंचायती राज जो है राज्य सूची या जो स्टेट लिस्ट है हमारी उसका विषय है। दोस्तों 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति या BR मेहता समिति इसने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था। तो याद कर लीजिए 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था। और पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में इसका शुभारंभ किया था। इसके अलावा दोस्तों जो शहरी निकाय से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके द्वारा जो है शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और एक प्रश्न और बनता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कुछ प्रश्न और भी हैं। देखिए दोस्तों पंचायतों के लिए जो कार्य और दायित्व से संबंधित विषय हैं कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं जिसमें जो है पंचायतें जो कार्य कर सकती हैं, तो उसके लिए कुल 29 विषय शामिल किए गए हैं। और शहरी निकायों के लिए जो कार्य से संबंधित हैं उनके 18 विषयों पर विधि बनाने की जो है शक्ति प्रदान की गई है। 74वां संविधान संशोधन ये नगर पालिकाओं या नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इसके लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है और नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में 18 विषयों पर संविधान बनाने विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है, मिलान के लिए बार बार पूछा जाता है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए जो समितियां हैं, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया, याद करिए 1957 में। अशोक मेहता समिति इसने द्विस्तरीय पंचायत प्रणाली की बात की थी, अशोक मेहता समिति ने, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की बात की। तो अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई थी। GVK राव समिति जो है दोस्तों ये 1985 में। LM सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में जो है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये दोस्तों 24
24 अप्रैल 1993 को प्रवृत्त हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। बहुत कम समय में हमने ये कोशिश की कि संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित हैं उनको कवर कर लिया जाए और आप एक नज़र इस पर डाल लें ताकि परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप इनका सही सही जवाब दे सकें। दोस्तों वैसे हमने पहले ही कहा था कि संविधान और राज्य व्यवस्था बहुत बड़ा खंड है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जैसे आपसे पूछा जाए कुछ प्रश्न कि एक प्रश्न आता है कि यदि किसी नए राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, नए राज्य की सीमा में परिवर्तन नए राज्य के गठन या स्थापना से संबंधित शक्ति तो ये संसद को प्राप्त है, या कोई नया राज्य गठित किया जाता है तो अनिवार्यतः किस अनुसूची में संशोधन होगा, तो आप जानते हैं पहली अनुसूची में संशोधन होगा। सीधे सीधे कोई प्रश्न जो पूछे जाते हैं कि मूल कर्तव्यों को जो है संविधान में कब शामिल किया गया या किस संशोधन के द्वारा, किस समिति की सिफारिश के आधार पर, या फिर ये पूछा जाए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़े गए, या फिर उन शब्दों को दे दे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये संविधान के किस संशोधन के द्वारा किस वर्ष जोड़े गए थे, या फिर ऐसे पूछ दे कि भारत में संसद की सर्वोच्चता को अपनाया गया है या संविधान की सर्वोच्चता को, कौन सा सिद्धांत अपनाया गया है, ये भी आपके लिए एक प्रश्न है। इसके अलावा 73वें और 74वें संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्नों को और आपातकालीन उपबंध और केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित जो प्रश्न हैं उनसे भी कई प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में जो सुधार के लिए समितियां गठित की गई हैं, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986 में गठित की गई थी। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इनको एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे तो कल आपको एकदम फ्रेश तैयार रहेगा और आप आसानी से प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।